मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हर पाइए, मन ही की प्रतीत। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर सेट 2 को हल करेंगे, जो कि 80 मार्क्स का और 3 घंटे का था। पेपर में कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस पेपर में कुल 17 प्रश्न हैं। इस पेपर में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड ब। खंड आ में बहुविकल्पी यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 है। 49 में से 40 यानी 40 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड ब में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प यानी ऑप्शन भी दिए गए हैं। पेपर के खंड आ में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। दोस्तों, अपठित पद्यांश हो या गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले संबंधित गद्यांश या पद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार फिर से ध्यानपूर्वक यदि संबंधित पद्यांश या गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएंगे। तो इस तरह से आप गद्यांश पद्यांश को हल कर सकते हैं। मैं इस अपठित पद्यांश को पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर पद्यांश है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। बहुत ही सुंदर पद्यांश है, आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सीधे पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को किस हेतु प्रेरित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मन को आशान्वित रखने हेतु। अगला प्रश्न दूसरा, पथ आप प्रशस्त करो अपना का आशय है। तो इसका सही उत्तर है जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं। सही उत्तर है सी, जीवन का मार्ग स्वयं बनाएं। अगला प्रश्न तीसरा, पद्यांश में मृत्यु के उपरांत भी कीर्ति बनी रहे, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर है डी, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। अगला प्रश्न चौथा, पद्यांश में किन चीज़ों को प्राप्त नहीं करने के लिए मनुष्य को दोषी माना गया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मनोवांछित वस्तुओं को। अगला प्रश्न पांचवा, प्रभु ने तुमको कर दान किए, पंक्ति के द्वारा कवि क्या प्रेरणा देता है? तो इसका सही उत्तर है बी, परिश्रम करने के लिए। इसके अथवा में पद्यांश दिया गया है, यानी दोनों में से कोई एक पद्यांश करना था और इस पर भी आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए, 5 अंक के। पद्यांश आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधा प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश किस विषय पर केंद्रित है? तो सही उत्तर है बी, स्मृतियों पर। अगला प्रश्न, वहाँ मौजूद वस्तुओं को साधारण क्यों कहा जा रहा था? तो इसका सही उत्तर है बी, केवल ख सही है, यानी उन्हें आसानी से विस्मृत कर दिया गया। तो केवल ख सही है, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, तब शायद हमने नहीं सोचा था कि हमारी दुनिया में इतना अंधेरा भी होगा कभी। इन पंक्तियों में अंधेरे से आशय है। तो सही उत्तर है ए, निराशा। अगला प्रश्न, जिसमें एक कथन और कारण दिया गया है। कथन है, वहाँ कुछ पुरानी घड़ियाँ थीं जिनमें समय अभी तक ठहरा हुआ था, कारण घड़ियाँ चोरी चली गई थीं। तो इसका सही उत्तर है ए, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न,
घड़ियों में समय अभी तक ठहरा हुआ है क्योंकि, तो सही उत्तर है बी, अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई हैं। सही उत्तर बी, अतीत के उस कालखंड की स्मृतियां ठहरी हुई हैं। अगला प्रश्न जिसमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही सुंदर अपठित गद्यांश है जो कि छठ पर्व यानी छठ के त्यौहार पर आधारित है, जो पर्व सूर्य केंद्रित होता है। गद्यांश आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसको पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, सूर्य षष्ठी व्रत क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, भगवान सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। दूसरा प्रश्न, वही उगेगा जो डूबेगा पंक्ति का आशय है। तो इसका सही उत्तर है सी, असफलताओं का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही उत्तर है सी, असफलताओं का भी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न तीसरा, ताप के अतिरिक्त भी सूर्य की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सही उत्तर है सी, निरोगी जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के नष्ट होने के संदर्भ में लोगों का क्या विश्वास था? तो इसका सही उत्तर है बी, सूर्य के बढ़ते ताप से कोरोना वायरस नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अक्षय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ए, ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी नष्ट ना हो। अगला प्रश्न जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने हैं, जो कि एक एक अंक के MCQ टाइप 4 प्रश्न हैं, 4 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, इसमें मैचिंग वाला है। पहला जो वाक्य, अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। तो इसका सही वाक्य है सरल वाक्य। अमीरुद्दीन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, सरल वाक्य है। अमीरुद्दीन सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का, ये संयुक्त वाक्य है। बालाजी का जो मंदिर है वहीं से दिन की शुरुआत होती है, एक ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य है। इनसे संबंधित जो सही ऑप्शन है वह है आपका सी, यानी पहले दूसरा तीसरा पहला, यानी सरल, संयुक्त और मिश्र। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए, यानी मिश्र वाक्य पहचानना है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। बाल गोविंद भगत मझोले कद के आदमी थे जो बहुत कम कपड़े पहनते थे। ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली थी। तो इसका जो सही उत्तर है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डी, यानी कथन क, ख और ग सही हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। इसका सरल वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, बच्चों द्वारा बना लिया जाने वाला सरकंडे का छोटा सा चश्मा मूर्ति की आंखों पर था। सही उत्तर डी, बच्चों द्वारा बना लिया जाने वाला सरकंडे का छोटा सा चश्मा मूर्ति की आंखों पर था। अगला प्रश्न चौथा, थोड़ी देर में हम लोग समुद्र तट पर घूमने जाएंगे। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि हमें घूमने जाना है इसलिए हम थोड़ी देर में समुद्र तट पर जाएंगे। ए ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें घूमने जाना है इसलिए हम थोड़ी देर में समुद्र तट पर जाएंगे।
अगला प्रश्न 5वां, आजकल लोग पापड़ बनाकर मशीन से सुखा देते हैं, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका सही उत्तर है बी, आजकल लोग पापड़ बनाते हैं और मशीन से सुखाते हैं। अगला प्रश्न जिसमें वाक्य पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, 5 में से कोई भी 4 प्रश्न करने थे जो कि एक एक अंक के MCQ टाइप 4 प्रश्न 4 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा। तो इसका सही उत्तर है बी, ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। अगला दूसरा प्रश्न, कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई। ये कर्तृवाच्य नहीं है बल्कि कैसा है, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए, बच्चों से किताब पढ़ी गई। तीसरे का ए ऑप्शन सही है, बच्चों से किताब पढ़ी गई। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, चलो चला जाए वाक्य का कर्तृवाच्य होगा। तो इसका सही उत्तर है ए, चलो चलें, चलो चलें कर्तृवाच्य होगा। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटकर लिखिए। कर्तृवाच्य वाला वाक्य बताना है, तो सही उत्तर है ए, तुम वहाँ क्यों जाते हो। 5वें का सही ऑप्शन है ए, तुम वहाँ क्यों जाते हो। अगला प्रश्न 5वां, जिसमें पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से कोई भी 4 प्रश्न करने थे जो कि एक एक अंक के MCQ टाइप 4 प्रश्न 4 अंक के। पहला प्रश्न, वह खिड़की से ऊपर की ओर देख रही थी, इसमें रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण विशेष्य क्रिया देखना। डी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण विशेष्य क्रिया देखना। अगला प्रश्न दूसरा, थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा बोलो, दोनों वाक्यों के थोड़ा का सामान्य पद परिचय होगा। तो इसका सही उत्तर है, इसका भी डी ऑप्शन सही है। पहला थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण, दूसरा थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाची क्रिया विशेषण। तीसरा प्रश्न, बच्चे स्कूल से लौटते हुए हमसे लिफ्ट मांग रहे थे, रेखांकित पद का परिचय है। तो इसका सही उत्तर है ए, सकर्मक क्रिया भूतकाल पुल्लिंग बहुवचन और कर्तृवाच्य। तो तीसरे का सही उत्तर है ए, सकर्मक क्रिया भूतकाल पुल्लिंग बहुवचन और कर्तृवाच्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण के सभी भेद हैं? तो विशेषण के सभी भेद हैं, सही उत्तर है सी, सही उत्तर है सी, सुंदर, नमकीन, किसी, 5 किलो, 2 दर्जन, ये सभी विशेषण के भेद हैं। तो सही उत्तर है चौथे का सी। अगला प्रश्न 5वां, वाह तुमने क्या खबर सुनाई है, रेखांकित अंश का पद परिचय है। तो इसका सही उत्तर है बी, विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक, विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष सूचक, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न छठा, जिसमें अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से 4 करने थे जो कि एक एक अंक के 4 MCQ टाइप प्रश्न 4 अंक के। पहला प्रश्न देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय, पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही उत्तर है सी, श्लेष अलंकार। इस एग्जाम्पल में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निध पहचाने, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें सही उत्तर है ए, उत्प्रेक्षा अलंकार।
अगला प्रश्न, एक बित्ते के बराबर ही है हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। तो इसमें प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें आपका अलंकार है मानवीकरण अलंकार। सही ऑप्शन है डी, मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। इसमें अलंकार है, तो सही उत्तर है बी, अतिशयोक्ति अलंकार। बी ऑप्शन सही है, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है सी, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी ऑप्शन सही है। अगला 7वां प्रश्न, जिसमें कि एक पठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। यह जो पठित गद्यांश है वह एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मैं इसे पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधे प्रश्नों की बात करते हैं गद्यांश से संबंधित। पहला प्रश्न है, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आने पर लेखिका के पिता के क्रोध का कारण था। तो इसका सही उत्तर है बी, लेखिका के कारण प्रिंसिपल के सामने लज्जित होने की आशंका। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा, लेखिका पड़ोस की मित्र के यहाँ जाकर क्यों बैठ गई? तो इसका सही उत्तर है डी, पिता के कोप से बचने के लिए। कोप यानी गुस्से से बचने के लिए, कोप यानी गुस्सा। अगला प्रश्न तीसरा, गुबार निकल जाए तब बुलाना पंक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है सी, क्रोध शांत होने पर बुलाना। सही उत्तर सी, क्रोध शांत होने पर बुलाना। अगला प्रश्न चौथा, कॉलेज से लौटने पर लेखिका के पिता की प्रसन्नता का कारण था। तो इसका सही उत्तर है ए, कॉलेज की लड़कियों पर पुत्री का बढ़ता प्रभाव। चौथे का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पांचवा, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? गद्यांश की यह पंक्ति संकेत करती है। तो इसका सही उत्तर है सी, देश की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आठवां, जिसमें पद्य पाठों यानी कविताओं पर आधारित 2 प्रश्न पूछे गए हैं MCQ टाइप, जो कि एक एक अंक के 2 प्रश्न यानी 2 अंक के। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, विनम्र स्वभाव व स्वयं को सामान्य मानव मानते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, कवि के अनुमानों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से संगीतकार मुख्य गायक की सहायता किस रूप में नहीं करता है? तो इसका भी जो ऑप्शन है वो डी सही है, मुख्य गायक के बेटे के रूप में। अगला प्रश्न 9वां, जिसमें एक पठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 MCQ टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। जो पद्यांश है वह यह दंतृत मुस्कान कविता से लिया गया है, जिसके कवि नागार्जुन हैं। बहुत ही सुंदर काव्यांश है, मैं इसे पढ़ चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीधा प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्यांश में बच्चे की मुस्कान कैसी बताई गई है? तो इसका सही उत्तर है डी, क ख और ग सभी सही हैं। यानी बच्चे की जो मुस्कान है वो मासूम और दूधिया दांतों को दिखाती, कठोर से कठोर व्यक्ति में भी कोमलता के भाव उत्पन्न कर देने वाली है, निराश व्यक्ति के मन में भी उत्साह जगाने वाली है। सही उत्तर है डी, क ख और ग सभी सही हैं। यानी इस तरह की बच्चे की मुस्कान बताई गई है कविता में। दूसरा प्रश्न, कवि ने नवजात शिशु की तुलना किससे की है? तो सही उत्तर है कमल के पुष्पों से। ए ऑप्शन सही है, कमल के पुष्पों से। तीसरा प्रश्न,
कवि को बच्चा अपरिचय की दृष्टि से एकटक देख रहा है, यह भाव काव्यांश की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बी, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी लगातार, बिना पलक झपकाए देखना। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न चौथा, प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है, तो इसका सही उत्तर है बी, वात्सल्य। वात्सल्य कविता का काव्यांश का मूल भाव है। अगला प्रश्न पांचवा, शेफालिका के फूलों की क्या विशेषता होती है? तो इसका सही उत्तर है डी, हल्की हवा से भी झरने लगते हैं। अगला 10वां प्रश्न, जिसमें गद्य पाठों के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के दिए गए हैं, एमसीक्यू टाइप प्रश्न दिए गए हैं दो, एक एक अंक के, यानी 2 अंक के 2 प्रश्न। प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के कैप्टन के विषय में हवलदार साहब ने कौन सा अनुमान नहीं लगाया? तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका वह भारतीय सेना का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा, इसलिए उसका एक पैर भी नहीं है, यही अनुमान नहीं लगाया था, बाकी सारे अनुमान लगाए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका डी। अगला प्रश्न दूसरा, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह है, तो सही उत्तर है ए, न सभ्यता है और न संस्कृति। यानी जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और ना ही संस्कृति। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11वां, और यहाँ से आपका पेपर का जो खंड बा है शुरू होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। 11वें प्रश्न में गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है, 4 में से कोई भी 3 प्रश्न करने थे, जो कि 2-2 अंक के 3 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न करने थे। पहला प्रश्न देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत साधक के रूप में क्या विशेषताएं थीं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, पांचों समय की नमाज में सच्चा सुर मांगना, 80 वर्ष की उम्र में भी शहनाई का रोजाना अभ्यास करना यानी रियाज करना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस तरह से 2 पॉइंट उल्लेख किया जा सकता है, एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है ख, लेखक की आंखों से देखा गया बाल गोविंद भगत की प्रभाती का दृश्य कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, कार्तिक से फागुन तक बहुत सवेरे स्नान के बाद तालाब के किनारे मिट्टी के ऊंचे टीले पर कबीर के पद गाना, माघ महीने की सुबह कोहरा छाए होने पर भी कुश की चटाई पर बैठकर पूरब की ओर मुंह करके काला कंबल ओढ़े हुए खंजड़ी बजाते हुए गाना, गाने की उत्तेजना से माथे पर पसीने की बूंदें झलकना। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है ग, नेताजी का चश्मा पाठ में चश्मे के बहाने से देशभक्ति की भावना पर किस प्रकार बल दिया गया है? स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, देश के शहीदों के प्रति आदर सम्मान की अभिव्यक्ति, अकेला व्यक्ति भी देशभक्ति का कार्य कर सकता है, एक छोटा सा कार्य भी देशभक्ति का परिचायक होता है, सरकंडे का चश्मा यानी भावी पीढ़ी यानी बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है घ, संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए कि आज के विज्ञान के विद्यार्थियों को लेखक न्यूटन के मुकाबले कहाँ देखता है? उसकी बातों से अपनी सहमति असहमति तर्कों द्वारा साबित कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आज के विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के मुकाबले अधिक सभ्य हो सकते हैं, अनेक नई बातों का ज्ञान हो सकता है, और जो सहमति असहमति जो प्रश्न का दूसरा पार्ट है उसमें आप अपेक्षित उत्तर लिख सकते हैं। यानी प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, जिसमें पहले का जो जवाब है वो यह है कि आज के विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के मुकाबले अधिक सभ्य हो सकते हैं, अनेक नई बातों का ज्ञान हो सकता है, और सहमति असहमति वाले पार्ट का जो उत्तर है आप अपने अनुसार अपेक्षित दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, जिसमें पद्य पाठों 12वें प्रश्न में पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है, 4 में से 3 करने थे, जो कि 2-2 अंक के 3 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न का, ऊधो तुमहो अति बड़भागी पद में वर्णित गुण और चींटी के उदाहरण के माध्यम से
गोपियों की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, गोपियों के प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण का, श्री कृष्ण से दूर रहना गोपियों को स्वीकार नहीं है, गोपियों की व्यवस्था। 2 अंक का प्रश्न है तो कोई भी 2 बिंदु उल्लेख किया जा सकता है, अपेक्षित एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है ख, यहाँ कुंभड़वतियाँ को नाई पंक्ति के द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने व्यवहार को उचित ठहराते हुए क्या तर्क दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, सभा में कोई भी कमज़ोर नहीं है, डरने वाला नहीं है, परशुराम किसी मुनि की तरह नहीं बल्कि योद्धा की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है ग, उत्साह एवं अट नहीं रही है, दोनों कविताएं प्रकृति पर आधारित हैं पर दोनों में बहुत अंतर है, अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से उस अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्रांति चेतना और परिवर्तन की बात की गई है उत्साह कविता में। उत्साह कविता में क्रांति चेतना और परिवर्तन की बात की गई है, जबकि अट नहीं रही है कविता में प्रकृति के शांत व सौम्य रूप का वर्णन किया गया है। उत्साह कविता में बादल से गरजने का अनुरोध किया गया है, जबकि अट नहीं रही है कविता में वसंत का सुंदर चित्रण किया गया है। उत्साह कविता में बादल क्रांति का दूत है, जबकि अट नहीं रही है कविता खिले हुए रंग बिरंगे फूल, नए लाल हरे पत्तों का जिक्र किया गया है। उत्साह कविता में प्रकृति के उग्र रूप का वर्णन किया गया है, जबकि अट नहीं रही है कविता में प्रकृति के शांत व सौम्य रूप का वर्णन किया गया है, सुभाषित हवा का वर्णन किया गया है। इस प्रश्न में आप एक साइड में उत्साह और दूसरी साइड में अट नहीं रही है लिख करके बीच में एक लाइन खींच करके इस तरह से तुलनात्मक आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है घ, संगतकार मुख्य गायक की सहायता किस तरह से करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, गायन में साथ देना, उसका उत्साह बनाए रखना, अकेलेपन का एहसास न होने देना, और जब मुख्य गायक अनहद में खो जाने पर, जब मुख्य गायक अनहद में खो जाता है तब संगतकार स्थायी को संभाले रखता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न 13वां, जिसमें कृतिका भाग 2 के पाठों पर आधारित प्रश्न है। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, जो कि 4-4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न। पहला प्रश्न का, साना साना हाथ जोड़ की लेखिका महानगरों को डार्क रूम क्यों कहती है? महानगरी डार्क रूम से भागने के लिए लोग क्या प्रयास करते हैं? महानगरों को इस डार्क रूम से बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? यानी एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न हैं। तो पहले तो डार्क रूम यानी लेखिका महानगरों को डार्क रूम क्यों कहती है? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, आपाधापी से भरा जीवन, प्रकृति से दूर, महानगरी जीवन का दबाव और तनाव, छोटे छोटे घरों में सिमटा हुआ जीवन। लोग इस डार्क रूम से भागने के लिए क्या प्रयास करते हैं? तो इसमें इस तरह से लिख सकते हैं, प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण, प्राकृतिक परिवेश की स्मृतियों को संजोना, बागवानी द्वारा प्रकृति का सामीप्य, बाग बगीचों की सैर करना। अगला जो प्रश्न का पार्ट है, डार्क रूम से बचाने के लिए, महानगरों को इस डार्क रूम से बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, वृक्षारोपण एवं संरक्षण, सुनियोजित विकास और साइकिल का उपयोग, थोड़ी बहुत दूर के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न ख, माता का आंचल पाठ के भोलानाथ के जीवन के प्रसंग आपको अपने बचपन की याद दिलाते होंगे, ऐसे 2 प्रसंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। थोड़ा सा सुझाव इस तरह से मैं दे सकता हूँ, बचपन में भोलानाथ की माँ द्वारा उसे नहलाना, तेल लगाकर चोटी बनाना, बचपन में मेरी माँ भी भोलानाथ की तरह मुझे तैयार करती थी। जिस तरह से भोलानाथ के खेलों में भोलानाथ के पिता शामिल हो जाया करते थे, लेकिन मेरे पिता के पास मेरे साथ खेलने के लिए कभी समय नहीं रहता। साथ में खाना खाना, जिस तरह से भोलानाथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, सबके साथ खाना खाता था, खा चुकने के बाद भी, तो इसी तरह से आपने भी बचपन में अपनी माँ के साथ या पिता के साथ, दादा दादी के साथ खाना खाया होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ का लेखक लेखन के पीछे किसे जरूरी कारण मानता है। आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने आपके अंतर्मन को प्रेरित या प्रभावित किया हो, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आंतरिक व्यवस्था, भीतर की तड़प से मुक्ति पाने का प्रयास। जो प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ हो जिसने आपके अंतर्मन को प्रेरित किया हो, तो इसमें आप कोई भी घटना लिख सकते हैं, जैसे कोरोना के दुष्प्रभाव की घटना या अन्य कोई पारिवारिक या सामाजिक घटना का आप अपने साथ अनुसार उल्लेख कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 14वां, जिसमें पत्र लेखन से संबंधित है। आप देख सकते हैं, आप मानव कुमार या मानसी कुमारी हैं और अपने घर में नूतन टेलीकॉम का वाईफाई लगवाया है। आए दिन वह ख़राब होता है, उस कंपनी के ग्राहक सेवा से आपको मदद नहीं मिल रही है और आप रोज़ परेशान हो रहे हैं। स्थानीय अखबार के संपादक को 100 शब्दों में पत्र लिखकर अपनी समस्या पर कंपनी का ध्यान आकर्षित कीजिए। पत्र लेखन 5 मार्क्स का है। संपादक को पत्र, तो आप चैनल पर संपादक को पत्र लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अथवा में ये जो पत्र है संपादक को पत्र, ये कैसा है, औपचारिक पत्र है, और ये इसके अथवा में एक अनौपचारिक पत्र दिया गया है। तो पत्र लेखन वाला, संपादक को पत्र और पत्र लेखन वाले काफ़ी सारे वीडियो हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों, पत्र लेखन के जो 5 मार्क्स हैं वो बटे हुए होते हैं। 1 मार्क्स आरंभ और अंत की औपचारिकताओं के लिए होता है, 3 मार्क्स लेटर की मेन बॉडी यानी विषय वस्तु के लिए होता है, और 1 मार्क्स भाषा शुद्धता के लिए होता है। इसलिए लेटर का फॉर्मेट समुचित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है 15वां, इसमें लगभग 80 शब्दों में एक स्ववृत्त तैयार कीजिए। स्ववृत्त लेखन से संबंधित है, जो कि 5 अंक का है, और इसके अथवा में ईमेल लेखन से संबंधित है। तो ईमेल या स्ववृत्त में से कोई भी एक प्रश्न करना है। आप चैनल पर स्ववृत्त लेखन वाला और ईमेल लेखन वाला दोनों ही टॉपिक से संबंधित वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। जो आपका स्ववृत्त लेखन है, इसमें स्ववृत्त और ईमेल में प्रारूप प्रॉपर होना चाहिए और समुचित विषय वस्तु होनी चाहिए, भाषा सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। इस तरह से इसके भी मार्क्स बटे होते हैं। उचित प्रारूप का 1 अंक, विषय वस्तु का 3 और भाषा शुद्धता का 1 अंक। इस तरह से 5 अंक बटे होते हैं। अगला जो प्रश्न है 16वां, इसमें स्वच्छता के प्रचार प्रसार के लिए जनहितकारी विज्ञापन से संबंधित है, विज्ञापन रचना से संबंधित है 60 शब्दों में, जो कि 4 अंक का है। और इसके अथवा में शुभकामना संदेश लेखन से संबंधित है, जो कि 4 अंक का है। यानी दोनों में से कोई एक करना है, या तो ए करिए या फिर ए करिए, दोनों में से कोई एक करना है। आप चैनल पर विज्ञापन लेखन वाला और संदेश लेखन वाला दोनों ही टॉपिक से संबंधित वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं। इसमें भी विज्ञापन लेखन में रचनात्मकता और प्रस्तुति का ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु प्रॉपर होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। शुभकामना संदेश लेखन में प्रॉपर प्रारूप, विषय वस्तु, भाषा शुद्धता, इसी हिसाब से इनके मार्क्स बटे होते हैं। तो आप विज्ञापन लेखन वाला और संदेश लेखन वाला वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 17वां, जिसमें 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन से संबंधित है, जो कि 6 मार्क्स का है, 6 अंक का है। यानी तीनों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है उचित तरीके से। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन के जो 6 मार्क्स हैं वो बटे होते हैं। उसमें प्रॉपर उचित आरंभ के लिए 1 अंक, यानी सही प्रस्तुतिकरण का 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 3 अंक, भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक, और उसमें जो अंत में अनुच्छेद के अंत में आपने निष्कर्षात्मक विचार व्यक्त किए या नहीं, इस तरह से 6 अंक बटे होते हैं। आप अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। उचित अनुच्छेद लेखन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।